आशा भोसले जी के निधन पर अ, बहुत बड़ा क्षति हुआ है देश को। लता जी भी चली गई और लता दीदी भी गई, आशा दी भी गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसा दादा पहले ही बोल चुके हैं। हम भी अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हमको समझ में नहीं आता कि बीजेपी की चर्चा कहां से शुरू की जाए। बीजेपी के झूठे जुमले सुन सुनकर कान पक चुके हैं। आज से नहीं, 12 साल से। और खुद अमित शाह जी ने नरेंद्र मोदी जी के किए गए घोषणाओं को जुमला कहा था। आप लोग खुद मालूम होगा। तो अभी जो मैनिफेस्टो दिया है उसको जुमला ना माने तो और क्या माने। चाहे 2 करोड़ नौकरी की बात हो, 15-15 लाख रुपए हर अकाउंट में जाने की बात हो, चाहे स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी बनाना था, उसमें कलकत्ता भी था, मेरा दुर्गापुर भी था। अरे और कुछ नहीं, दिल्ली को बना देते, वहां तो आपकी सरकार है। और कुछ नहीं तो अहमदाबाद को बना देते, अगर कलकत्ता नहीं बनाना था आपको तो। लेकिन एक भी नहीं बना। 14,000 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद स्मार्ट सिटी योजना बंद। किसान के आय को दुगना करना था, उसके इनकम को डबल करना था 2022 तक। नहीं हुआ, बोला 2047 में गया। 1,000 किसान मर गए। ये गंदे काले कानून 3 किसानों के लिए लेकर आए, तीनों को वापस लेना पड़ा। ऐसे अनेकों हैं। तो हम क्यों ना मान लें कि जो इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा है, जो 12 साल से आज तक एक भी योजना नहीं पूरा कर पाए या शुरू कर पाए, वह इनकी अभी जो दी गई मैनिफेस्टो है वह एक जुमला है। यह तो सबको मानना पड़ेगा। और आप लोग से अनुरोध करूंगा कि आप भी कृपया इसके बारे में उनसे जरूर पूछिए कि इन जुमलों के बारे में जो तब कहा था अमित शाह जी ने, अब उसके बारे में आपका क्या विचार है। अभी योगी आदित्यनाथ जी की बात हुई। मैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहूं, जिन्होंने मठ, जिस मठ के वो अभी अपने आप को बोलते हैं कि मैं उत्तराधिकारी हूं, मैं ही मठ का हूं, वो तो मठ उन्होंने हथिया लिया। आज जब कभी वह गौ माता की पूजा की बात करते हैं, गौ मां की रक्षा की बात करते हैं, तो यह सबसे बड़ा प्रश्न है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही दोगला चरित्र, दोहरा चरित्र बीजेपी का सामने आ जाता है। जब बीजेपी का उत्तर प्रदेश में बैठे हुए योगी आदित्यनाथ विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है गौ मांस का, बीफ का। उत्तर प्रदेश ये दिखाते हैं कि मैं बड़ी गौ की सेवा कर रहा हूं, गौ रक्षक हूं। आप मुझे बताइए कि जो आदमी गौ माता जिसको बोलता हो और उसी के राज्य में सबसे ज्यादा गौकशी यानी गाय की हत्या की जा रही है और बीफ बनाया जा रहा हो, और उससे भी बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि बीजेपी इस बीफ कंपनी से जो गौ मांस का एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, उससे चंदा लेती है इलेक्शन का। इसने गौ मांस के एक्सपोर्टरों से चंदा लिया है, डोनेशन लिया है, और उस डोनेशन को यह चुनाव में इस्तेमाल कर रही है। आप सोचिए, जो आदमी कहता हो कि हम गौ को संभालने वाले हैं, गौ के लिए हम रक्षा करते हैं, वह गौ मांस बेचता है और उससे चंदा लेता है कंपनी से। इससे बड़ी शर्म की बात बीजेपी के लिए और हो सकती है क्या। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में अभी दादा ने बताया कि कैसे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन केंद्र मंत्री हैं सुकांता मजूमदार, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि स्वामी विवेकानंद कंफ्यूज्ड लेफ्टिस्ट हैं, मतलब मानसिक रूप से ठीक नहीं है। यह स्वामी विवेकानंद जी जो विश्व में जब गए सबसे अंतिम बोलने वाले थे और सबसे अधिक जिनको तालियां मिली थी, जिन्होंने कहा था, शुरू किया था भाषण, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यह लोग इस तरीके के लोग हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये अयोध्या में राम मंदिर की बात कर रहे थे। हम भी राम की पूजा करते हैं, हम तो सीता मां के जन्म स्थान मिथिला के रहने वाले हैं, भगवान राम के ससुराल वाले हैं, क्योंकि भगवान राम का ससुराल मिथिला में, वहीं के हम रहने वाले हैं। इन्होंने राम मंदिर का एक योजना बनाया, राम मंदिर को कहा ले लिया, राम मंदिर न्यास की तरफ से इन्होंने ले लिया। लेने के बाद इसको अपना पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया, मंदिर बन गया, कहा हमारा लक्ष्य पूरा हो गया।
आपको मालूम है कि अयोध्या जहां भगवान श्री राम का मंदिर है, वह अयोध्या की सीट और उसके आसपास की 9 डिस्ट्रिक्ट सीटें बीजेपी हार गई। अयोध्या जैसी जगह पे जो ये राम मंदिर की बात करते हैं, ये वो सीट हार गई। उसके साथ आसपास की 9 डिस्ट्रिक्ट्स हार गए, 9 जिले, 9 सीट हार गए। यह वह बीजेपी है। 10 साल पहले इसकी लोकसभा में 71 सीटें थी, 71। आज से 5 साल पहले इसकी 62 लोकसभा की सीट थी। यह 71 से हुआ 71, से हुआ 62, और आज यह उत्तर प्रदेश में जो बड़ा अपने आप को कहते हैं कि हमारे यहां कोई राइट्स नहीं था, कुछ नहीं होता, इनकी 80 में से केवल रह गई है 33 सीट, 33। 71 से 33 का सफर इन 10 सालों में जब से योगी आदित्यनाथ रहे, इनका यह रहा है। और कहते हैं कि मेरे यहां राज्य में कोई राइट्स नहीं होते, कोई कर्फ्यू नहीं होते। अगर नहीं होते तो एनसीआरबी के सितंबर का 2025 का आंकड़ा, यह केंद्र सरकार का है, मेरा नहीं है। यदि है राम राज्य की उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो यह बताएं, जो एनसीआरबी का केंद्र सरकार का डाटा है, वह यह कहती है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार में 1 नंबर पे है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर राजस्थान आता है। 66,381 के 66,381 केसेस हैं। उसी प्रकार से रेप में राजस्थान पहला और उत्तर प्रदेश दूसरा है। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। डाउरी, जो लोग दहेज लेते हैं, डाउरी लेते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। ये सारे आंकड़े जब पिछली बार मैं आपके बीच में आया था तो मैंने आपके समक्ष रखी थी ये बात, और उन सभी आंकड़ों को एक बार फिर हमारी तरफ से भी आपको दे दिया जाएगा। एसआईआर के विषय में इन्होंने बता दिया, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, ये कहा था अमित शाह ने। 90 लाख लोग इन्होंने एसआईआर में, जिसमें 60 लाख हिंदू हैं और 30 लाख मुसलमान हैं, क्या इन सबों को रोहिंग्या बनाकर हिंदुस्तान से बाहर करेंगे? मैं जहां जहां क्षेत्र में प्रचार पे जा रहा हूं, कहीं पर ऐसे जगह नहीं है जहां पर 30,000, 40,000 उसमें बंगाली हैं, हिंदी बोलने वाले हैं, मैथिली बोलने वाले हैं, भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, जिनके नाम काट दिए गए हैं, जो यहां आज से नहीं रह रहे, जिनका परिवार 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 साल से यहां रह रहा है। आज यह परिस्थिति इन लोगों ने बनाई हुई है। तो योगी आदित्यनाथ जब कभी आते हैं, उनसे प्रश्न जरूर पूछिएगा कि तुम गौ मां के रक्षक हो, गौ मां की सेवा करते हो, लेकिन गौ मांस के निर्यात में, एक्सपोर्ट ऑफ बीफ में तुम यूपी नंबर 1 कैसे है? कैसे सनातनी हो तुम? उनके चंदे से तुम यहां पर हेलीकॉप्टर में घूमते हो। जो बीफ के विक्रेता हैं, उनसे तुमने चंदा लेके उनके हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हो। मतलब गौ मांस की जिन लोगों ने एक्सपोर्ट किया, उनसे चंदा लिया और उनके पैसे पर तुम यहां घूमते हो। कैसे सनातनी हो तुम? यह तो योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए ना। और आंकड़े भी पूछिए, कहिए आंकड़े तो हमारे नहीं है, यह आंकड़े तो केंद्र सरकार के एनसीआरबी के सितंबर 2025 के हैं। और एक मजेदार वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कहां है भारतेंदु, जरा उसको चलाइए। एक वीडियो आपको दिखाएंगे, बड़ा मजेदार है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনের আগে মহিলাদের 2,500 টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আজ 14 মাস কেটে গেছে, অথচ তাদের অ্যাকাউন্টে 25 পয়সাও ঢোকেনি। पैसे से बताएंगे कि महिलाओं को 2,100 रुपए मतलब हर महीने मिलेगा, नहीं देंगे, सुविधा उविधा करवाएंगे, कुछ भी नहीं। 2,500 मिल जाएगा और गैस चूल्हा मिल जाएगा फ्री में। ये हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा अभी तक। মহারাষ্ট্রেও নির্বাচনের পর 90 লক্ষ মহিলাকে লাড়কি বাহিনী প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ডিজিটাল ভেরিফিকেশনের অজুহাত দিয়ে। सरकार ने कठोर राज्यव्यापी डिजिटल ऑडिट के बाद मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना लाभार्थी सूची से लगभग 90 लाख महिलाओं को हटा दिया है। বিহারে ভোটের আগে মহিলাদের 10,000 টাকা দেওয়ার পর এখন বাড়ি বাড়ি নোটিশ পাঠিয়ে টাকা ফেরত চাইছে বিজেপি সরকার।
बिहार विधानसभा चुनाव में जिन लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए थे, सरकार ने 10-10 हजार रुपए भेजे थे, अब उनसे वो 10-10 हजार रुपए वापस मांगे जा रहे हैं। वोट दिया, बोलिए। 10,000 रुपया दिया है तो वोट दिया है, तो पैसा कौन बात की नहीं देवा, नहीं देवा, वोट दीजिए हमारा, वोट वापस करो। हाँ, हमें वोट वापस करिए, पैसा देंगे। কয়েকদিন আগে অমিত শাহ বাংলায় এসে নির্বাচনী ইস্তাহারে বাংলার মহিলাদের 3,000 টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। তাহলে বুঝতে পারছেন তো, এইভাবেই বিজেপি আপনাদের টাকা দেওয়ার টোপ দেবে, তারপর ভোট নিয়ে বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে টাকা ফেরত চাইবে, নোটিশ পাঠাবে, হুমকি দেবে, বুলডোজার চালাবে। একটা ভোটও বিজেপিকে নয়। लाइट लाइट प्लीज। अब लाइट। अब एक बात मुझे बताइए, हम शुरू में ही कहे थे कि जो 2 करोड़ रुपया नहीं दिया, तो 15-15 लाख रुपया नहीं दिया, जो किसान का इनकम डबल नहीं किया, जो स्मार्ट सिटी नहीं बनाया, जो पेट्रोल डीजल का दाम नहीं कम किया, जो काला धन वापस लेकर नहीं आया, 12 साल से जुमला देता रहा, वो 3,000 रुपए बंगाल में देगा। और अभी तो सबसे ताजा उदाहरण तो आपके सामने है। 2,500 रुपया जो प्रत्येक महिला के खाते में जाना था मार्च 8, 2025 को, हमने सोचा शायद सुनने में गलती हो गया, 2026 होगा, तो मार्च तो खत्म हो गया, अप्रैल आ गया। अब मुझे आप यह बताइए, जैसे 2 करोड़ रुपया वैसे ये 3,000 रुपया है कि नहीं है? जिस प्रकार से दिल्ली में देना था 2,500 रुपया, वो यहां पर जो घोषणा कर रहे हैं वो जुमला है या नहीं है? और देखिए, हम तो 3 बार एमपी बिहार दरभंगा से रहे, वहां की परिस्थिति तो हम जानते हैं। जिस हॉस्पिटल को, इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात ये करते हैं, एक भी इंडस्ट्री शुरू नहीं हुआ। 20 साल से ये फेल्ड इंजन की सरकार है, जिसको ये डबल इंजन बोलते हैं। एक इंडस्ट्री खड़ी नहीं हुई वहां। हॉस्पिटल एम्स 2015 में हमने दरभंगा में पास कराया, वहां पर एक गेट बना है सिर्फ, बाकी फांका है। वो एम्स का गेट है। 15 करोड़ बोला, 15 लाख में हम बनवा दें। बिहार में महिलाओं, क्या कहा उन्होंने, मैं आपको आसान कर देता हूं। उनके पास, सबके पास में बीडीओ गया, बीडीओ, इन महिलाओं के पास जितनी महिलाएं थीं, जिनके इलेक्शन से 10-10 हजार रुपया पहले ट्रांसफर किया गया था जिनके बैंक अकाउंट में, उस बैंक अकाउंट से पैसा वापस लेने के लिए बीडीओ गया, बीडीओ को भेजा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बात समझिए, ऑफिसर गया कि पैसा वापस लाओ। तो महिला लोग जूता चप्पल लेकर के, चट्टी ले लेके मारा, बोला तुम हमसे वोट ले लिया और 10,000 रुपए वापस मांगता है। हम 10,000 रुपया खरीद, उसको मवेशी में कर दिया, यानी हम भैंस खरीद दिया, हम गाय खरीद दिया, हम सामान बच्चा के लिए खरीद लिया, हम स्कूल का बच्चा का किताब खरीद लिया, हम अलग अलग चीज ले लिया, और तुम लोग हमसे पैसा वापस मांगने आए हो। पहले वोट लाओ वापस, उसके बाद पैसा लो। मतलब वहां का लोग भी समझ गया कि वोट लेने के लिए ये लोग पैसा दिया था, और आज महिलाओं के साथ इस प्रकार का वह हरकत कर रहा है। यह है असलियत। जुमले जो अमित शाह ने कहे, जो प्रधानमंत्री ने घोषणाएं की थी, उसको अमित शाह ने जुमला कहा था। आज वही घोषणा बीजेपी यहां कर रही है। दिल्ली को पूरा नहीं किया, किसी काम को पूरा किया नहीं, और आ गए हैं यहां वोट मांगने के लिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, ये कुछ भी प्रयास कर लें, बंगाल के लोगों के दिल से, जो बंगाल में जो भी रहता हो, हिंदी भाषी रहता हो, बंगाली रहता हो, हिंदुस्तान के किसी कोने से रहता हो, सबके हृदय में, सबके दिल में ममता बंदोपाध्याय बसती है, रहती है। इसलिए बीजेपी जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, वो देखना बंद करे। आपको मालूम है कि बिहार में जीतने के बाद, एक पॉइंट, हम वो वीडियो भी अगली बार देंगे, इन्होंने कहा था बिहार में चुनाव से पहले कि जिसका जिसका जहां पर, ये नहीं कि जगह लेकर, जिसका जिसका जहां पर झुग्गी झोपड़ी बना हुआ है, कच्चा मकान बना हुआ है, उस कच्चा मकान को हम वहीं पर पक्का करेंगे। हॉकर लोग, जो ठेला गाड़ी लेके चलता है, उसको बोला जहां तुम्हारा ठेला गाड़ी है वहीं पर तुमको पक्का दुकान देंगे। देखिए कितना झूठ बोलता है ये बीजेपी वाला। हम रहे इन लोग के साथ, जानते हैं कैसा झूठ बोलता है ये लोग।
और 10 दिन के बाद बुलडोजर चला के उन लोगों का कच्चा पक्का मकान तो छोड़िए, कच्चा मकान जो है भंग चूर कर दिया। सब हॉकर सबका था, उसका हॉकर को यह भी नहीं कहा कि तुम अपना रेड़ा पटरी ले जाओ, अपना सामान ले जाओ, अपना घोड़ा गाड़ी ले जाओ, ठेला गाड़ी ले जाओ, नहीं, उसको भी तोड़ के खत्म किया। सोचिए 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए लगाया होगा बेचारा वो गरीब आदमी, उसको भी फोड़ के खत्म किया। ये है बीजेपी। और एक तरफ है ममता बंदोपाध्याय, बच्चा के जन्म लेने से लेके इंसान के शेष होने तक योजना देती है, चुनाव के पहले नहीं देती है। ये लक्ष्मी भंडार आज का नहीं दिया हुआ है, बहुत पुराना है। रूपोश्री, कन्याश्री, शमश्री, स्वास्थ्य साथी, आप कार्यक्रम देखिए, शस्त्र साथी, जिसको आप कार्यक्रम, एक कार्यक्रम कितना गिनेंगे हम? आओ, वह कार्यक्रम देती है, लेकिन ये लोग केवल भाषण देता है बीजेपी, योजना के भाषण देगा, काम नहीं करेगा। ममता बंदोपाध्याय काम करके दिखाती है। तो इसलिए हम आपके माध्यम से लोगों को बोलना चाहते हैं कि इनके झांसे में मत आना, इनसे बड़ा झांसेबाज और कोई है नहीं। बीजेपी मतलब क्या होता है? ये बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी मतलब होता है बी से भारतीय, जे से झूठा और पी से पार्टी। बीजेपी, भारतीय झूठा पार्टी। बहुत धन्यवाद। एक मिनिट হ্যাঁ জি আমার মনে হয় যে আগে আমরা এই প্রেসটা সেরে, কারণ যে জয়েন করবেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তার জন্য কিছু প্রশ্ন থাকবে না, ডেকে নেব। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রশ্ন তাহলে হ্যাঁ জয়েনিংটা করিয়ে নি। আসুন চন্দ্রবাবু, শ্রী চন্দ্র বসু। আপনারা সকলে জানেন। হ্যাঁ, নমস্কার, ভালো আছেন? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পরিবারের একজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, বলেনি শ্রী চন্দ্র বসু, তিনি আজকে তৃণমূল পরিবারে যোগদান করছেন। উনি জয়েন করার পর আমরা আপনাদের কাছে ফিরে যাব। স্লোগান দিন। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, 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 তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत नाइस टू से सर। এবার আপনাদের প্রশ্নে আমরা যেতে পারি। হ্যাঁ, আপনি প্রশ্ন করছিলেন, করুন কীর্তিদাকে। ও, আপনি কিছু কথা বলে নিন। নমস্কার, আপনাদের সকলকে স্বাগত। মঞ্চে উপবিষ্ট ব্রাত্য বসু মহাশয়, কীর্তি আজাদ মহাশয়, উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী, আজকে ঐতিহাসিক একটি ভুল আমি করেছিলাম কিছু বছর পূর্বে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করে। সেই ভুলটি সংশোধন আজকে আমি করে নিলাম তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। কেন, বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির সাথে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো মিল নেই। আমি প্রচেষ্টা নিয়েছিলাম, আমার ভালো লেগেছিল নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে 2014 সালে উনি যখন এসেছিলেন, উনি একটি দিশা দেখিয়েছিলেন, এটি প্রগতির পথে ভারতবর্ষকে নিয়ে যাওয়া। দুর্নীতির বিরুদ্ধে উনি কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু 2016 সালে ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে যুক্ত হবার পর এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে ওনারা কিন্তু ভারতবর্ষের সংবিধানের বিরোধিতা করেন। আমাদের ভারতবর্ষর ঐতিহ্য কি? সর্বধর্ম সমন্বয়। আমার রাজনীতি, আমার দাদামশাই শরৎচন্দ্র বোস এবং ওনার ছোট ভাই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের আদর্শের ওপর ভিত্তি করে আমার রাজনীতি। আমি এটি কিন্তু স্পষ্ট করে জানিয়েছিলাম
ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে। ওনারা আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে হ্যাঁ, আপনি নেতাজির আদর্শে আপনি রাজনীতি করবেন বিজেপির প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে, কিন্তু সেটি সম্ভব হয়নি। আমি অনেক বাংলার জন্য প্রস্তাব রেখেছিলাম, সেসব প্রস্তাব কিন্তু গৃহীত হয়নি। আজকে শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতবর্ষের সামনে আমরা যে রাজনীতি দেখছি, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, বিভাজনের রাজনীতি, হিন্দু মুসলমান রাজনীতি, এক ধর্মকে আরেক ধর্মের বিরোধিতা করে রাজনীতি, এই রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় এসেছে। এবং তৃণমূল কংগ্রেস মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শুধু বাংলা নয়, আমি ওনাকে অনুরোধ করেছিলাম 23শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিন উপলক্ষে আমরা মিলিত হয়েছিলাম নেতাজির মূর্তির পাদদেশে। সেখানে আমি ওনাকে আহ্বান করেছিলাম যে আপনি আসুন, ভারতবর্ষ একটি সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, আমাদের এই বাংলার ইতিহাস কি ছিল, রাই সেরিমোনিয়াল হাউস বর্ধমানের শাঁখারীপুকুর এলাকায় বরফকলের ঠিক বিপরীতে। এখানে মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে সমস্ত মানুষের সাধ্যের মধ্যেই রয়েছে রাই সেরিমোনিয়াল হাউসের সুযোগ সুবিধা। এসি থেকে শুরু করে নন এসি যেমন চাইবেন তেমনই পাবেন। একেবারে সুসজ্জিত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি সুন্দর অনুষ্ঠান বাড়ি। এখানে রয়েছে এসি, নন এসি, নটি রুম, রয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ড গাড়ি পার্কিং এর সুবিধা। অতএব আপনাদের যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আজই বুক করে ফেলুন রাই সেরিমোনিয়াল হাউস। মনে রাখবেন, রাই সেরিমোনিয়াল হাউস বর্ধমানের শাঁখারীপুকুর এলাকায় বরফকলের ঠিক বিপরীতে। আজকে আমরা চলে এসেছি রাজলক্ষ্মী কনস্ট্রাকশনের নিউ প্রজেক্ট রাজ ইনক্লেভসে। এটি অলমোস্ট 52 কাঠা এরিয়া নিয়ে তৈরি হচ্ছে। এটির দুটি ব্লক, ব্লক এ তে রয়েছে 12 ফ্লোর আর ব্লক বি তে রয়েছে 4 ফ্লোর। এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন বাজেট অনুযায়ী 1 BHK, 2 BHK এন্ড 3 BHK ফ্ল্যাট। এখানকার আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো ফ্ল্যাটের গ্রাউন্ডে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন স্টাইল বাজার, আর সঙ্গে থাকছে বেসমেন্ট পার্কিং, ওপেন পার্কিং, আর রুফটপে পেয়ে যাচ্ছেন 10,000 স্কোয়ার ফিট এরিয়া জুড়ে এসি জিম, আড্ডা জোন, এসি কমিউনিটি হল উইথ কিচেন, গার্ডেন এরিয়া। আর 24/7 আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন সিসিটিভি সিকিউরিটি, ওয়াটার সাপ্লাই, পাওয়ার ব্যাকআপ, কমন ইউটিলাইটিস, মেইনটেনেন্স অফিস, আরো কত কি। আর তাছাড়াও আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ব্লক বি তে সুইমিং পুল ফেসিলিটিস। বাইরে থেকে তো আপনারা অলমোস্ট সবই দেখলেন, এবার পালা আপনাদের একটা রুম ট্যুর দেওয়ার। এটা হলো 3 BHK, 1187 স্কোয়ার ফিট। এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 3টে বেডরুম। তাছাড়াও আপনারা পাচ্ছেন ডাইনিং এরিয়া, সাথে একটা কিচেন, দুটো বাথরুম, সঙ্গে সাউথ ফেসিং ওপেন ব্যালকনি। হ্যাঁ, ঠিক এইরকমই হবে আপনাদের স্বপ্নের রুমটা।